ध्यान दो भैया ना, लिखना बंद कर दो सभी। शुरू से लेकर के लास्ट तक का दोबारा से हम समझाने का और बताने का प्रयास कर रहे हैं। नरेशन को बोलते हैं वक्ता। नरेशन का दूसरा नाम है स्पीच, जिसका मतलब भी होता है वक्ता। इसको दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन वक्ता के कहे हुए शब्दों को जू का त्यू व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के कहे हुए शब्दों को जू का त्यू व्यक्त न करके अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन नियमों का विशेष ध्यान रखना है। ये तीन नियम सभी में चलेंगे, असर्टिव सेंटेंस में भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी, इंपरेटिव में, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तीनों नियम रहेंगे। केवल परिवर्तन हो सकता है कि इस नियम में पहले में इसकी जगह ये चेंज किया जाएगा। इसमें से पहला नियम था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में से टू आए तो टेल में, सेज टू आए तो टेल्स में और सेड टू आए तो टोल्ड में बदला जाएगा। उसके बाद में अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो से को से रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे और सेड को सेड रखेंगे। दूसरा नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के बीच में आए हुए कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कंजक्शन वर्ड हम दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, जब आवश्यकता हो तो टेंस से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। जिसमें से पहला हमने बताया था प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन। फर्स्ट में लिखवाया था ट्रिक्स SON बटा 123, अर्थात फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। जिसमें हमने सारणी लिखवाई थी कि आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी और आवर सेल्वेज, यू, यूर, यू, यूर सेल्फ और यूर सेल्वेज। अगर सिंगुलर है तो यूर सेल्फ और प्लूरल है तो यूर सेल्वेज। उसके बाद में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हर सेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देयर, देम सेल्वेज। ये हमारी प्रोनाउन संबंधित सारणी थी। उसके बाद में हमने आपको बताया था टेंस से संबंधित सारणी, जिसमें पहले दो नियम लिखवाए थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जिसमें से पहला नियम था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे, केवल टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला नियम था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन निम्नानुसार करेंगे। जिसमें से पहला था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हो तो आप पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल दोगे। दूसरा था कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस EJMR अगर डायरेक्ट में आ रहा है तो आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज वर्ब में बदल दोगे। अगर मान लो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव हो, डू डज प्लस नोट हो, तो आप डिड प्लस नोट कर दोगे। और अगर डू डज ही है और नोट नहीं है तो हम किस में कर रखेंगे, सेकंड फॉर्म में। ठीक है ना, ये कल हमने समझाया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज है को पास्ट परफेक्ट टेंस हैड में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन हैव बीन को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन में बदल देंगे। अगर मान लो डायरेक्ट में ही पास्ट सिंपल टेंस वर्ब के सेकंड फॉर्म या डिड प्लस नोट आ जाए तो आप हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, नेगेटिव है तो हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वाज वर अगर आ गया है डायरेक्ट में तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैड बीन में बदलना होगा। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर डायरेक्ट में आया है तो आप उसको नो चेंज रखोगे, अर्थात हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म ही रहने दोगे, आप बदलाव नहीं करोगे। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो आप वहां पर हैड बीन का ही प्रयोग करोगे, इनडायरेक्ट बनाओगे तब भी। ठीक है। उसके बाद में कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में, मस्ट को मस्ट नोट, मस्ट हैड, है ना, इस प्रकार से हम बदल देंगे। उसके बाद में हमने आपको टेंस यानी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सारणी बनवाई थी, जिसमें हमने बताया था कि दिस को दैट में, दीज को दोज में, देन्स को, हाँ बैठो शाबाश, आज तो जलेबी ले आया अंदर, सर से पूछो भैया। तो हाँ, दिस को दैट में, दीज को दोज में, देन्स को हैंड्स में, देयर को हेयर में, और उसके बाद में टू नाइट को दैट नाइट में, टू डे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, नेक्स्ट यानी टुमारो को द फॉलोइंग डे, लास्ट को द प्रीवियस में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग। उसके बाद में कम को गो में, नाउ को देन में, जस्ट को भी नाउ या देन में हम बदल सकते हैं,
एगो को बिफोर में। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको बताया था इंट्रीगेटिव सेंटेंस। इंट्रीगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला। इनमें दोनों नियम कॉमन है, दोनों के लिए नियम कॉमन है। पहला कॉमन तो क्या है कि अगर सेड टू आए तो हम आस्क में, सेड टू आए तो आस्क में, और सेड टू आए तो आस्क्ड में बदल देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद में इनको दूसरा नियम है कॉमन कि आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बनाना है या बदलना है। ठीक है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह को इनडायरेक्ट बनाते समय आपको हटा देना है। उसके बाद में डिफरेंट जो है, डिफरेंट ये है कि हेल्पिंग वर्ब से अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो कंजक्शन वर्ड इफ का प्रयोग करेंगे, अगर WH वर्ड से शुरुआत हो रही है तो हम कंजक्शन वर्ड WH वर्ड ही रखेंगे। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य या प्रार्थना सूचक वाक्य। अब इंपरेटिव सेंटेंस को भी हमने समझने की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला था हमारा कि प्लीज व काइंडली से शुरू होने वाला, दूसरा डू नॉट से शुरू होने वाला, तीसरा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और चौथा लेट अस से शुरू होने वाला। इसके भी दो भाग हैं, यानी लेट अस से शुरू होने वाला और लेट अस के बिना शुरू होने वाला। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि प्लीज व काइंडली से शुरू होने वाला। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर प्लीज और काइंडली को हटाकर कंजक्शन वर्ड हम टू का प्रयोग करेंगे। ये दो ही नियम लिखवाए थे। उसके बाद में हमने डू नॉट वाला या डोंट हम कह सकते हैं, अगर इससे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देंगे और कंजक्शन वर्ड डू नॉट को हटा करके टू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपसे पहले जो भी हमने पढ़ाया है, जो भी लिखवाया है, सेम टू सेम जैसा लिखवाया है हमारे शब्दों में, वैसे ही हमने आपको समझा दिया है, बताया है। ठीक है, जो विद्यार्थी नए हैं, शायद उन्होंने नरेशन टॉपिक शुरू से नहीं पढ़ा हो, तो उनको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ सके, इसलिए हमने पुनरावर्तन किया है। और जब भी हम पढ़ाते हैं तब ही हम पुनरावर्तन करते हैं, जिससे कि जो पहले का पढ़ा हुआ है वो कम से कम आप याद नहीं करो तो हमारे सुनाने पर कुछ % आपको याद हो जाए। ये हमारा लक्ष्य रहता है। हालांकि हम चाहें तो डायरेक्ट यहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस में हमें दो नियमों को ध्यान रखना है, जिसमें यह मान सकते हो कि 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के 4 भाग है ना, तो चारों भागों में से केवल एक भाग को छोड़ करके लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस में कंजक्शन वर्ड हम दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी के सब में हम टू का प्रयोग करेंगे। एक नियम तो याद हो गया होगा, सभी में दो नियम है ना, केवल इसमें थोड़े से ज्यादा है। बाकी हमने प्लीज काइंडली का पढ़ा, उसमें भी कंजक्शन वर्ड टू का प्रयोग हुआ। डू नॉट पढ़ा, उसमें भी कंजक्शन वर्ड टू का प्रयोग हुआ। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंजक्शन वर्ड क्या है? समझ रहे हो ना। और यहां पर अगर इसकी बात करेंगे तो इसको भी हम लेट को हटाएंगे नहीं, कंजक्शन वर्ड हम टू का ही प्रयोग करेंगे। केवल दैट का जो प्रयोग कर रहे हैं वो केवल इस लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस में ही करेंगे। ठीक है ना, एक नियम तो सभी में कॉमन हो चुका है। अब दूसरे नियम की हम बात करते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा अलग है। इसमें और उसमें एक नियम, जो दोनों नियम कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। देखिएगा, फर्स्ट नियम यहां पे लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई रिपोर्टेड यानी आई हुई वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार हम बदल दिया जाएगा। यहां पर भी लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार बदल दिया जाएगा। सेम है ना। उसके बाद में दूसरा नियम जो हम लिखवाएंगे वो भी यही है। किसका? इसका। केवल इसमें एक ही अंतर है कि हम लेट को नहीं हटाएंगे, बस, है ना, क्योंकि लेट को हटा दोगे तो बिजली कहां से आएगी? लेट को तो लगा के रखना ना। हाँ, चलो। आई सेड, अब देखो भाव हमें कैसे देखना है। बहुत से बच्चों की तो समस्या ये रहेगी, क्योंकि भाव का पता कब लगेगा? जब इसका ट्रांसलेशन आएगा, जब भी तो पता लगेगा ना कौन सा भाव है। रिक्वेस्टेड का है, ऑर्डर्ड का है, सजेक्टेड का है, प्रेड का है, विश्ड का है, क्रस्ट का है, किसका भाव है ना। वो जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो आप बता पाओगे। लेकिन इसके लिए हम आपका एक रामबाण औषधि बता रहे हैं। देखिएगा, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। डायरेक्ट सेंटेंस है कि आई सेड टू मी गिव मी योर पेन। देखिएगा, प्लीज व काइंडली से होने वाले सेंटेंस में हमने यही एग्जांपल लिखवाया था। केवल अंतर यह था कि हमने इसके आगे क्या लगा दिया था? प्लीज। प्लीज गिव मी योर पेन लगा दिया था ना। हमने प्लीज को हटा दिया। अब ये गिव है, ये वर्ब ही तो है ना। गिव देना, ये वर्ब है ना। हाँ,
जैसे देना, लेना, सोना, खाना, पीना, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना शब्द आ रहा है इसका मतलब वो क्या है? वर्ब है। वो क्या है? वर्ब है। और वर्ब में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ भी फॉर्म होती है। वैसे जनरली हम 3 ही फॉर्म को ध्यान रखते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है ना। फोर्थ फॉर्म जो बनती है वो कैसे बनती है? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गिव, पता लग गया। अब देखो सारे जो रूल और रेगुलेशन लागू हो रहे हैं ना, वो किसको देख करके लागू हो रहे हैं? या रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत को देख करके। आ रही ना बात समझ में? हमारे सामने एग्जाम्पल आया है तो हम इसको देखेंगे। यहां पर अगर सब्जेक्ट से शुरू होता तो हम असर्टिव सेंटेंस समझते, उसी के अनुसार नियम लगाते हैं ना। अगर यहां पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती तो इंट्रीगेटिव सेंटेंस होता हेल्पिंग वर्ब वाला, और उसके बाद में अगर डबल एच वर्ड वाला होता तो डबल एच वर्ड के अकॉर्डिंग हम नियम फॉलो करते। उसके बाद में अगर यहां पर प्लीज काइंडली आ रहा है तो उसके हिसाब से, अगर यहां पे डू नॉट आ रहा है तो उसके हिसाब से। तो मैं समझता हूं कि यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के यानी सेंटेंस की शुरुआत में जो शब्द आ रहा है उसी से हमें सेंटेंस का पता लग जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन को हमें फॉलो करना है, ठीक है ना। पहचान के लिए यह शुरुआत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे कि आई सेड टू मी, तो सेड टू में यहां पर हमने रिक्वेस्टेड कर दिया है। अब क्यों किया है, कैसे किया है, पता ही नहीं लगा ना, क्योंकि हमने असर्टिव सेंटेंस में देखा कि यहां सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो यहां सेड टू को हम किस में बदल रहे थे? टोल्ड में। अगर यहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहां सेड टू किस में बदलते हम? आस्क्ड में। अगर यहां पे प्लीज काइंडली होता तो भी हम रिक्वेस्टेड में बदलते। किस में बदलते? रिक्वेस्टेड में। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोला जा रहा है गिव मी योर पेन, यानी तुम्हारा पेन मुझे दो, यही है ना। योर यानी तुम्हारा, मी यानी मुझे, पेन यानी पेन, गिव यानी दो, यानी मुझे तुम्हारा पेन दो। तो ये हम यहां पर रिक्वेस्ट करेंगे तो ही तो कोई देगा ना, कि जबरदस्ती भाई पेन दे, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, हम रिक्वेस्ट करेंगे तभी तो, हम मांग रहे हैं ना किसी से कोई चीज, तो रिक्वेस्ट करेंगे तभी तो कोई देगा। तो मांग रहे थे इसका मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप यहां पर ऑर्डर भी करोगे ना तो भी आपका सही रहेगा। हो सकता है कि आपका पेन हो और दूसरे को दिया हुआ और आप मांग रहे हो, तुम तो आदेश देंगे ना कि भाई मेरा पेन दे, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर आप ऑर्डर्ड भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां पर सेंटेंस का भाव नजर आना चाहिए। अब सुनिएगा, मेन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से शुरू अगर किसी सेंटेंस की हो रही है ना, तो आपको अगर भाव का पता ना लगे तो आप यहां पर रिक्वेस्टेड ही लिखोगे। आ रही बात समझ में? आपको लगता है कि यहां पे मुझे ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, कौन सा भाव है, तो आप क्या लिखोगे? रिक्वेस्टेड। तो आपका 99% सही रहेगा, ठीक है ना। वैसे तो ऑथेंटिक हम देखें तो इसके भाव के अनुसार ही यहां सेड टू को आप बदलोगे, ठीक है। अब यहां पर कंजक्शन वर्ड हमें किसका प्रयोग करना है? टू का, ठीक है। उसके बाद में गिव मी हमारा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। ऐसे ना हम नियम चालू कर देंगे, और पहले हमने किया भी था कि अगर कोई भैया बहन अपने आस पड़ोस में बातचीत करता है या कोई होमवर्क करता है या अदर सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है तो उस दौरान आप खड़े होकर के जितनी तेजी से, ताकत से, जितनी खोपड़ी में मार सको उतनी खोपड़ी में मारना, ये नियम बताया था ना। हाँ, और बहुत से बच्चे तो पहले तो थे भी ऐसे ही, उसके ऐसे लगती थी ना, गुस्सा बहुत भयंकर आता था, ऐसे देख करके नीचे गर्दन कर लेता था, है। लेकिन अवसर की बारी, जब उसकी बारी आए ना, इसका मौका रखता था, कब बोले और कब मैं खींच के मार, ये होता था ना, तो वो ब्याज सहित मारता था। ऐसे रूल और रेगुलेशन हमें लागू ना करना पड़े, इसलिए बेल आउट है ना। हाँ, अब ध्यान दो, यहां पे मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार है। सब्जेक्ट यहां पे आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? तो हमने मी लिख दिया है। अब यहां पे यू आर, यू अर्थात सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का सब्जेक्ट रूप क्या होता है? आई, और आई का पॉजिटिव, क्योंकि यू का पॉजिटिव रूप है नहीं, तो हमें आई का पॉजिटिव रूप लिखना है, क्या होता है? माई। तो मैं यू किस बदल दिया? माई होता है, ठीक है ना। उसके बाद में लेट से शुरू होने वाले इसमें दो भाग बांट दिए गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में
इन सब के बारे में पूछे ना पूछे, लेकिन ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, क्योंकि एक ना एक एग्जाम्पल तो इसका आता ही आता है ना। असर्टिव सेंटेंस का आएगा, इंट्रोगेटिव का आ जाएगा, और इसका जरूरी है, तो इसको ध्यान से समझना। थोड़ा सा रूल और रेगुलेशन अलग है। देखिएगा, इसमें बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में आई वर्ब यानी सैड को सब्जेक्टेड में तथा सैड टू को सब्जेक्टेड टू में बदल दिया जाता है। आ रही बात समझ में? अगर मान लो सिंपल यहां पर सैड आया और आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो हम सैड को किस में बदलते? सब्जेक्टेड में बदलते। और सैड टू आ रहा है तो हम किस में बदलेंगे? सब्जेक्टेड टू में बदलेंगे। अर्थात अब से पहले ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना, लेकिन इसमें हो रहा है। अब से पहले टू को हम इंक्लूड कर रहे थे क्या इंडायरेक्ट बनाते समय? नहीं कर रहे थे ना, हटा रहे थे, या फिर उसी वर्ड में हम इंक्लूड कर रहे थे जिसमें ट्रांस यानी इनडायरेक्ट बनाते समय। जैसे कि सैड टू है तो हम टोल्ड में बदल दिए, इसमें टू नहीं लगाया ना आगे, टोल्ड टू। उसके बाद में सैड टू आया तो हम आस्क्ड में बदले ना। उसके बाद में सैड टू आया तो हम रिक्वेस्टेड में बदले। तो ऐसे तो थोड़ी है रिक्वेस्टेड टू कर दिया हमने, है ना। केवल यहां पर ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेट को हटाकर कंजक्शन वर्ड हम दैट का प्रयोग या दैट का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन वर्ड हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। देखिएगा, आई सैड टू सब्जेक्टेड टू मी, कंजक्शन वर्ड यहां लेट को हटा दिया, क्या लगा दिया हमने? दैट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अपोस्टिक्स मार्क्स लगाया और एस लगा है, इसका मतलब ये यूएस है। आ रही ना बात समझ में? अब आप कहोगे सर जी यहां तो लेट अस लिखा है, यहां तो लेट अस आया ही नहीं है ना। ये अपोस्टिक मार्क्स और एस लगा है, इसका मतलब अस है ये, ठीक है ना। अगर आप इस प्रकार से भी लिख दोगे तो कोई गलती नहीं है, ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर दूसरे नियम को हमने लागू कर दिया है। तीसरा नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई व मी, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई भी है और मी भी है, आई व मी हो तो अस को इंडायरेक्ट बनाते समय, ये जो हमारा अस है, ये असी है ना, इसको इंडायरेक्ट बनाते समय वी में बदल दिया जाता है। किस में बदल दोगे अब इसको? वी में। इस अस को किस में बदल दिया हमने? क्या नाम बहना आपका? कल ही आए थे ना। देखो, हमने पहले भी पूर्व में पुराने बच्चों को बताया था, जिसका ध्यान आउट ऑफ रेंज रहेगा, है ना, उसकी स्थिति हम इस नेटवर्क से पता लगा लेते हैं, है ना। पहले भी हमने बताया था, पूर्व में पुराने बच्चे जानते हैं। आप शारीरिक रूप से यहां बैठे हो और मानसिक रूप से आउट ऑफ रेंज हो ना, तो हमारा नेटवर्क काम करेगा कि ये आउट ऑफ रेंज है। और आउट ऑफ रेंज होने की स्थिति आपको पता है, बताया भी था ना मैंने, हाव भाव कैसे होते हैं। आउट ऑफ रेंज नहीं होना है ना। हम काफी बार एग्जाम्पल देते हैं कि गुरु ने शिष्य को कहा कि घड़ा लेके जाओ, नदी में से पानी भर के लेके आओ मेरे पास में। अब घड़ा एक बार लेके आया, दो बार लेके आया, और शर्त ये थी कि पानी से फुल लबालब भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन शिष्य लेके जाता, खाली हो जाता। क्यों? क्योंकि चारों तरफ उसके छेद थे। अब कितने छेदों को बंद करे वो हाथों से? एक को कर ले, दो को कर ले, तीन को कर ले, लेकिन फिर भी पानी तो रिसेगा ना कुछ परसेंट तो। अब उसको तो पूरा भरा हुआ चाहिए पानी। पहले गुरु और शिष्य में इतना ऐसा मधुर संबंध था कि गुरु ने जो बात बोल दी शिष्य वो करता था। और आज के आज कहते कि भाई पानी का कैंपर ले आओ, एक तो ऐसे देखेगा, एक ऐसे, ऐसे होता ना। लेकिन एक बार गया, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, फिर बेहोश हो गया। होएगा ना, कितनी क्षमता रहेगी शरीर में, लेकिन उसने मना नहीं किया। अब जब होश आया तब गुरु ने पूछा शिष्य से कि भाई क्या हुआ, तू तो असफल हो गया परीक्षा में। उसने कहा गुरुजी असफल नहीं हुआ, अभी मैं, है ना, मैं बेहोश हो गया था, अब थोड़ा सा सचेत हुआ हूं तो दोबारा से जाऊंगा घड़े को भरने के लिए। उसने कहा कि भरा हुआ घड़ा मेरे पास में क्यों नहीं ला पा रहे हो? उन्होंने कहा कि गुरुजी देखो बात यह है कि चारों तरफ इसके छेद हैं, अगर एक भी छेद नहीं होता तो शायद मैं पूरा भरा हुआ घड़ा आपको पास में ले आता। अब तो ये भरा हुआ कब तक ही रहता है? जब तक मैं इसमें नदी में डुबोए रखता हूं। ऐसे नदी से निकाला, खाली, छेदों से पानी निकल जाता है ना। तो
आप पूर्ण रूप से इस नदी रूपी गंगा में डूबे रहोगे। यहां पर हम पढ़ा रहे हैं, यहां पर ही आपका ध्यान और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यहीं रहोगे, तो आप पूर्ण रूप से हम जो बता रहे हैं वो समझ पाओगे। हम आपके दिमाग में जो भरना चाह रहे हैं वो पूर्ण रूप से भर जाएगा। और ऐसे आप छेदों वाले काम करोगे, कभी खोपड़ा वहां, कभी खोपड़ा वहां, तो फिर आउट ऑफ रेंज ही रहेगा ना, भर थोड़ी पाओगे आप, अधूरे रहोगे। ठीक है, ध्यान दो। यहां पर देखो, आई सेड टू को सब्जेक्टेड टू भी बदल दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया मी, लेट को हटा करके लगा दिया हमने दैट। अस को यहां पे किसने बदला, क्यों बदला, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई और मी है। अगर मान लो यहां पे आई है, यहां पे मी नहीं है, तो भी हम वी में बदलेंगे। अगर मान लो यहां आई नहीं है और यहां पर मी है, दोनों में से कोई एक आ रहा है, तो भी हम यहां पर अस को किस में बदलेंगे, वी में। और दोनों में से एक भी नहीं आ रहा, तो यहां पे नियम लिखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई व मी न हो, अर्थात दोनों में से एक भी नहीं है, तो अस को हम किस में बदल देंगे, दे में। तो यहां पर एग्जांपल देखो, आगे हम समझेंगे। और आगे लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, देखो यहां पे वी लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का, शुड, उसके बाद में रीड। यहां पे समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हमने किया है, जिसको किस में बदल दिया हमने, दैट में, उसके बाद में पोइम। ठीक है ना। अगला है कि राम सैड टू श्याम, यहां पर सैड टू को किस में बदलना है हमें, सब्जेक्टेड टू में। उसके बाद में लेट को हटाना है, कंजंक्शन वर्ड किसका प्रयोग करना है हमें, दैट का। यहां पे अस को किस में बदल दिया, क्यों बदला है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई और मी नहीं है। उसके बाद में यहां पर हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे हम, शुड का। उसके बाद में स्टे हेयर किस में बदल दिया, देयर ए होटल। ठीक है ना। ये हमारा लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस के जो रूल और रेगुलेशन है वो कंप्लीट हुए हैं। अब हम बात करते हैं लेट अस के बिना शुरू होने वाले सेंटेंस में। तो इसमें पहला लिखा है नियम कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में के भाव के अनुसार हम बदल देंगे। अब भाव चाहे यानी रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना का भी हो सकता है, सजेक्टेड यानी सुझाव का भी हो सकता है, प्रेड यानी प्रार्थना का हो सकता है, विश्ड यानी आस यानी विश्ड यानी इच्छा, है ना, उसका भी हो सकता है। ये आजकल टोड मैंने बता रखा है यानी क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब श्राप देना, जा कभी तू तेरी जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगा, तो ये क्या है, श्राप, है ना। हाँ, और अब्यूज्ड वगैरह काफी भाव होते हैं, तो उस भाव के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। और कंजक्शन वर्ड आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा, लेट को हटाना नहीं है। दूसरा नियम, और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको कल समझाया जाएगा। और इसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस दो बचेंगे, जो शायद कल और एक सोमवार को कंप्लीट हो जाएगा ये हमारा टॉपिक। ठीक है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, सोमवार को टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सोमवार तक हम हमारे जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उनका पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और जिन विद्यार्थी को निकालना है वो कल शनिवार को अनाउंसमेंट कर देंगे, वो विद्यार्थी सोमवार को आएंगे। ठीक है। उसके बाद में जब आप सोमवार को, तो शायद टॉपिक पूरा ना हो, लेकिन आप सोमवार को ही अपनी किताबें परचेज कर लेना। और किताब पहले कौन सी लेके आनी है, विदाउट द फुटप्रिंट। ठीक है ना, विदाउट द फुटप्रिंट वाली जो बारीक वाली जो बुक है वो आपको लेके आनी पड़ेगी सोमवार को ही। ठीक है ना। जिनके पास में नहीं है वो इधर उधर से परचेज कर लेना। ठीक है।